हेलो एंड वेलकम टू द कोडिंग बाइट्स। आई एम अभिषेक परमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर क्यू के बारे में। बट सर्कुलर क्यू क्या होती है ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्कुलर क्यू की ज़रूरत क्या है। तो लीनियर क्यू में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि एक ड्रॉबैक ये है कि क्यू में जगह होने के बाद भी हमें क्यू ओवरफ्लो का मैसेज मिलेगा एक पर्टिकुलर केस में। वो पर्टिकुलर केस होगा जब हमारा रियर क्या हो, लास्ट इंडेक्स पे हो और फ्रंट जीरो इंडेक्स पे ना हो। मतलब कि अगर हमारा रियर सपोज करो फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है जो कि लास्ट इंडेक्स है क्यू का, और फ्रंट हमारा कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स को, सेकंड को, किसी को भी कर सकता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जीरोथ को छोड़ के किसी को भी करे। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो क्यू में जगह तो है लेकिन रियर क्योंकि 4 है, इसलिए हमारी जो क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन है वो यूजर को मिल जाएगी और कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है। सो पहला सोल्यूशन ये है कि लीनियर क्यू में जब भी डिलीशन हो तो हम फ्रंट को बढ़ाने की बजाय एक एक एलिमेंट को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें। मतलब कि अगर हम मान लो यहाँ से 20 को डिलीट करते हैं तो हर बार अपन क्या करते थे, फ्रंट को बढ़ाते थे। लेकिन अगर अपन फ्रंट को ना बढ़ा के एक एलिमेंट को नीचे शिफ्ट कर दें, मतलब 30 को जो है 20 की जगह पे ले आए, 40 को 30 की जगह पे, 50 को 40 की जगह, तो ऐसे क्या होगा कि एक स्पेस ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ पे एलिमेंट ऐड कर पाएंगे। बट अगर क्यू में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब क्यू का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो उस केस में टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन भी है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम एलिमेंट्स को शिफ्ट करने की बजाय जो रियर है उसको शिफ्ट कर दें, मतलब कि रियर को जीरोथ इंडेक्स पे ले आए। उस केस में हमारी क्यू एज अ सर्कल बिहेव करेगी और उस क्यू को अपन बोलेंगे सर्कुलर क्यू। सो ये है एक सर्कुलर क्यू जिसमें हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। और सर्कुलर क्यू में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में फ्रंट और रियर दोनों -1 पे होता है। अब जब हम इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे और एलिमेंट रिमूव करेंगे तो हमें कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या होते हैं? सो ये होते हैं वो कुछ स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है कि ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करना होता है। जैसा हम लीनियर क्यू में करते थे कि क्यू ओवरफ्लो है कि नहीं ये चेक करते थे, तो यहाँ पे भी सेम वही ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म कराना है अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है क्यू में तो। ठीक है, अब अगर क्यू फुल है तो हमें यूजर को मैसेज दे देना है क्यू ओवरफ्लो। बट यहाँ पे क्या होता है, क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। अब क्यू ओवरफ्लो में भी यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। पहला केस ऐसा कुछ होगा कि फ्रंट हमारा 0 पे होगा और रियर हमारा जो है 4 पे होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 5 एलिमेंट इस क्यू में है, तो ऑलरेडी हम देख के समझ सकते हैं कि ये क्यू फुल है, अब इसमें जगह नहीं है। तो एक केस तो ये होगा। अब दूसरे केस में क्या होता है कि फ्रंट और रियर में 1 का डिफरेंस होता है, मतलब रियर मेरा फ्रंट के जस्ट बैकवर्ड वाले इंडेक्स पे हो। जैसे कि रियर अगर 0th इंडेक्स पे है और फ्रंट फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो अब इस केस में क्या है कि दोनों में 1 का डिफरेंस है। मतलब रियर जो है वो 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो अगर मैं कोई एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ और मैंने ये देखा कि भाई रियर में अगर मैंने 1 जोड़ा और वो फ्रंट के बराबर हो गया, तो इनका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से 1 इंडेक्स की दूरी पे हैं। तो उस केस को मैं क्या मानूंगा, क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन मानूंगा। ठीक है, अब क्यू ओवरफ्लो को चेक करने के बाद तीसरी स्टेप हमारी आती है रियर को रीसेट करना। अब रियर को रीसेट करने से मतलब ये है, जैसे अगर ऐसा कुछ केस हो कि रियर हमारा 4th इंडेक्स पे हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि रियर को जो है 4th इंडेक्स से 0th इंडेक्स पे शिफ्ट कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि फिर जो एक इंडेक्स हमारा 0th इंडेक्स खाली है उस पर हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा केस रियर का ये हो सकता है कि रियर जो है 4th इंडेक्स के अलावा और किसी इंडेक्स पे हो। तो अगर रियर और किसी इंडेक्स पे हो तो हम सिर्फ रियर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि हम लीनियर क्यू में भी करते थे। अब रियर को रीसेट करने के बाद हमारा अगला काम ये होता है कि जिस इंडेक्स को रियर पॉइंट कर रहा है उस पे जाके एलिमेंट को इंसर्ट करा दें। एंड देन एक और केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इंसर्शन के टाइम में, अगर हम पहली बार एलिमेंट ऐड कर रहे हैं क्यू में तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्रंट को भी 0 सेट करना पड़ता है। बिकॉज फ्रंट इनिशियली क्या होता था, -1 होता था, तो फ्रंट को भी क्या करना पड़ेगा, 0th इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारा इंसर्शन का जो फंक्शन होगा वो काम करेगा। सो ये थी क्यू में एलिमेंट ऐड करने की बात। अब हम क्या करेंगे, जब क्यू से एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन में हमें फिर 5 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली स्टेप हमारी वही होगी, अंडरफ्लो के लिए चेक करना है कि अगर क्यू एम्प्टी है तो हमें मैसेज डिस्प्ले कराना है क्यू अंडरफ्लो, वहीं से कर जाना है रिटर्न। तो अब क्यू अंडरफ्लो के लिए बहुत सिंपल सा केस होता है, अगर सिर्फ मेरा फ्रंट -1 पे होगा तो उसी केस को मैं कंसीडर करूंगा क्यू अंडरफ्लो, बिकॉज बाकी सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली इसमें हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें अगर क्यू अंडरफ्लो के लिए चेक करना है तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारा फ्रंट -1 पे है तो हम बोल देंगे क्यू अंडरफ्लो। अदरवाइज अगर क्यू अंडरफ्लो नहीं होता है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि जिस एलिमेंट को फ्रंट पॉइंट कर रहा है उसको हम रिमूव कर देते हैं एंड देन फ्रंट को रीसेट कर देते हैं। ठीक है, फ्रंट को रीसेट कैसे करते हैं?
तो फ्रंट को रीसेट करने के भी 3 केस होते हैं। पहला केस ये होता है कि फ्रंट अगर हमारा 4th इंडेक्स पे पहुंच जाए तो हम उसको क्या करते हैं 0th इंडेक्स पे ले आते हैं। दूसरा केस ये होता है कि अगर हमारा रियर -1 पे है तो हम फ्रंट को भी -1 कर देते हैं। और तीसरा केस हमारा नॉर्मल जो हम लीनियर क्यू में करते थे कि फ्रंट को 1 से बढ़ा देते थे। ठीक है, तो ये तीनों केस हमें देखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो भी एलिमेंट हमने रिमूव करा है हम उसको सिंपल रिटर्न कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो सर्कुलर क्यू है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में, और उसी के साथ में फिर हम उसको देखेंगे कि वो जो फंक्शंस हम बनाएंगे इंसर्शन और रिमूवल के लिए वो किस तरीके से काम करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं उसको सी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो ये मैंने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। अब इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसमें एक एरे है 5 इंटीजर्स का और 2 इंडेक्सेस हैं फ्रंट और रियर। अब इससे क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है एक सर्कुलर क्यू का। अब अगर हमें सर्कुलर क्यू के स्ट्रक्चर को मेमोरी में लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक वेरिएबल बना दूंगा इस स्ट्रक्चर का। सो यहाँ पे मैंने मेन में एक वेरिएबल बनाया है क्यू। अब इस लाइन का इफेक्ट ये होगा कि हमारी मेमोरी में कुछ इस तरीके से एक क्यू बनेगा जिसमें एक इंडेक्स होगा फ्रंट, एक होगा रियर, और एक हमारा जो हमने एरे लिया है वो क्यू की तरह बिहेव करेगा। अब एक्चुअल में मेमोरी में सर्कुलर क्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता है, ये हमने लॉजिकल समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, फ्रंट और रियर दोनों को इनिशियलाइज करना है -1 से। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मेन में जो क्यू का वेरिएबल बनाया उसकी हेल्प से इन दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा। सो यहाँ मैंने लिखा है क्यू डॉट फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड क्यू डॉट रियर इक्वल्स टू -1। इससे क्या हुआ कि जो फ्रंट और रियर है उसकी वैल्यू -1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। सो कुछ इस तरीके से हमारे क्यू में जो फ्रंट और रियर है उनकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इंसर्शन और डिलीशन के लिए 2 फंक्शंस बनाने हैं। एक फंक्शन मेरा इंसर्शन के लिए होगा जिसका नाम मैं इंसर्ट दे देता हूँ, और दूसरा फंक्शन मैं रिमूवल के लिए बनाता हूँ उसका नाम मैं रिमूव दे देता हूँ। तो ये मैंने इंसर्ट और रिमूव फंक्शन की प्रोटोटाइप यहाँ पे लिख दी है। अब अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन की रिटर्न टाइप मैंने ली है वॉइड इसलिए ली है क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। उसके बाद इस फंक्शन का नाम मैंने दिया है इंसर्ट। देन ये फंक्शन मेरा 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने वाला है। सो पहला आर्ग्यूमेंट मेरा जो होने वाला है वो एक स्ट्रक्चर का एड्रेस होने वाला है, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड कराने के लिए यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है स्ट्रक्ट CQ डेटा टाइप का। देन उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट मेरा वो एलिमेंट होगा जो मुझे क्यू में ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर x डिक्लेयर कर दिया है। देन उसके बाद जब भी हमारा इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है ये चेक करना कि क्यू में स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस ली हैं। पहली कंडीशन हमारी ये है कि अगर हमारा रियर 4 पे है और फ्रंट 0 पे है तो हम बोल देंगे क्यू ओवरफ्लो, और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन भी दी है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं रियर में 1 जोड़ दूं और वो फ्रंट के बराबर हो जाए, मतलब P एरो रियर +1 डबल इक्वल्स टू P एरो फ्रंट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी हम यूजर को बोल देंगे क्यू ओवरफ्लो और यहीं से कर जाएंगे रिटर्न। देन उसके बाद अगर ये इफ फॉल्स होता है तो अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ जो इफ एल्स लगा है इससे क्या होगा, रियर की पोजीशन रीसेट होगी। तो हमने 2 कंडीशंस यहाँ पे देखी थी। पहली कंडीशन कि अगर रियर मेरा 4th इंडेक्स पे हो तो मैं क्या करूंगा, रियर को 0th इंडेक्स पे ले आऊंगा। मतलब जब ये इफ चलेगा तो उससे क्या होगा कि अगर रियर मेरा लास्ट वाले इंडेक्स पे होगा तो रियर आ जाएगा अब 0th इंडेक्स पे, अदरवाइज रियर जो है 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये दोनों केसेस ये इफ एल्स हैंडल कर लेंगे। अब क्या होगा कि जब रियर को हमने रीसेट कर दिया तो अब हमारा अगला काम होता है कि हम एलिमेंट को इंसर्ट करें। तो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमने ये लाइन लिखी है P एरो ARR सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर P एरो रियर इक्वल्स टू X। इस लाइन से सिंपली जहां रियर पॉइंट कर रहा होगा उस वाले इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट जाके स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्रिंटफ लगाया है जिससे सिंपल यूजर को मैसेज मिलेगा कि जो एलिमेंट यूजर ने दिया था वो इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद एक लास्ट काम यहाँ पे हमें करना पड़ता है इस फंक्शन में, वो ये है कि अगर पहली बार इंसर्शन हो रहा है तो हम फ्रंट को भी क्या करें, -1 से 0 पे ले आए। तो ये जो इफ मैंने लगाया है इससे यही होगा, अगर मेरा फ्रंट -1 पे होगा मतलब पहली बार इंसर्शन हो रहा होगा तो उस कंडीशन में फ्रंट को भी 0 पे ले आऊंगा। तो ये इस तरीके से पूरा ये फंक्शन काम करेगा। अब रिमूव फंक्शन को समझ लेते हैं। तो रिमूव में सबसे पहले मैंने क्या किया है, रिमूव की रिटर्न टाइप रखी है इंटीजर टाइप की, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो एक इंटीजर रिटर्न करने वाला है और इस फंक्शन का नाम मैंने सिंपली रिमूव दिया है। अब इस फंक्शन के पास क्या है, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है। वो एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर मैंने क्यों लिया है, सिमिलर जैसे मैंने क्या किया था कि इंसर्ट में भी एक पॉइंटर लिया था जो कि एड्रेस होल्ड करेगा, तो यहाँ पे ये भी सेम काम करेगा, ये भी हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जब जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे भी ये चेक करना होगा कि हमारा क्यू अंडरफ्लो है क्या। अगर क्यू अंडरफ्लो है तो हम यूजर को मैसेज दे देंगे क्यू अंडरफ्लो, वहीं से कर जाएंगे रिटर्न। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाया है P एरो फ्रंट डबल इक्वल्स टू -1। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यूजर को मैसेज मिलेगा क्यू अंडरफ्लो, यहीं से कर जाएंगे हम रिटर्न।
देन उसके बाद अगर क्यू अंडरफ्लो नहीं होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि जहां पे फ्रंट अभी पॉइंट कर रहा है उस वाले इंडेक्स का एलिमेंट हम निकाल के एक्स में डाल देंगे, मतलब हम ऐसा मानेंगे कि उस एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। देन अब जब ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा तो फ्रंट को हमें फिर से रीसेट करना पड़ेगा। तो फ्रंट को रीसेट करने के लिए यहाँ पे 3 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि अगर फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो गए, मतलब अगर फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को -1 से रीसेट कर देंगे, मतलब फ्रंट को और रियर दोनों को -1 कर देंगे। और दूसरा केस ये है कि अगर मेरा फ्रंट 4th इंडेक्स पे चला जाए, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स पे चला जाए, तो मैं उसको फिर से क्या करूं, 0th इंडेक्स पे ले आऊं। पी एरो फ्रंट इक्वल टू 0, इस लाइन से क्या होगा कि जो फ्रंट है वो हमारा 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। अब उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो सिंपली जैसे हम लीनियर क्यू में करते थे वैसे हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, फ्रंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड देन ये रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होगा कि जो वैल्यू हमने रिमूव कराई ही क्यू से वो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब मेन में मैंने क्या किया, 2 लूप लगाए हैं। जो पहला वाला लूप है वो क्या करेगा कि 5 एलिमेंट यूजर से लेगा और उनको सिंपली जो है इंसर्ट करा देगा हमारे इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से। तो मैंने वहां पे क्या किया है कि एक एड्रेस पास किया है क्यू का, और दूसरा मैंने यहाँ पे एलिमेंट पास किया है जो भी यूजर यहाँ पे एंटर करेगा। देन उसके बाद मैंने सिंपल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया है ये लूप को डिस्टिंग्विश करने के लिए। देन सेम ऐसे ही मैंने एक दूसरा लूप लगाया है, उसमें मैंने क्या किया है कि 5 एलिमेंट जो है वो रिमूव करके और सिंपली डिस्प्ले करा दिए प्रिंटफ की हेल्प से। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब इसको अपन रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 10 एंटर करता हूँ। सो 10 इंसर्टेड, 20, देन 20 इंसर्टेड, 30 इंसर्टेड, 40 इंसर्टेड, 50 इंसर्टेड, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो पहला वाला मेरा लूप चला उसके कारण मैंने 5 एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कराया, तो ये 5 एलिमेंट मेरे क्यू में जाके इंसर्ट हो गए। उसके बाद फिर यहाँ से मेरा दूसरा वाला लूप स्टार्ट हुआ रिमूवल बिगन्स के बाद से, और फिर मैंने क्या किया, 5 एलिमेंट जो है रिमूव करके दिखाए। तो ये काम तो हमारा लीनियर क्यू भी करता था। तो अपन क्या करते हैं कि एक एलिमेंट इससे डिलीट करके देखते हैं, देन उसके बाद अपन फिर एक एलिमेंट इंसर्ट करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो वर्किंग हमें चाहिए थी वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अब मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज किया है। अब ये जो पहला लूप मैंने लगाया था इससे क्या हो रहा था कि 5 एलिमेंट जो है क्यू में जाके ऐड हो रहे थे। मतलब उस लूप के चलने के बाद क्या होगा, क्यू में 5 एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, और फ्रंट जो है 0th इंडेक्स पे आ जाएगा और रियर 4th इंडेक्स पे आ जाएगा। अब एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पे रिमूव कॉल किया। उस रिमूव कॉल करने से क्या होगा कि एक एलिमेंट जो सबसे पहले इस क्यू में आया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब कि ये जो 10 था जो सबसे पहले इस क्यू में आया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और फ्रंट जो कि अभी 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था ये अब चला जाएगा 1st इंडेक्स को पॉइंट करने। अब ऐसे केस में लीनियर क्यू में क्या होता था कि जब हम एलिमेंट ऐड करने जाते थे तो हमें मैसेज मिलता था क्यू ओवरफ्लो, जबकि 0th इंडेक्स खाली है। तो लीनियर क्यू जो है उसका ड्रॉबैक दूर करने के लिए हमने सर्कुलर क्यू बनाई। तो सर्कुलर क्यू में क्या होना चाहिए, अगर हम एक बार और एलिमेंट ऐड करें तो एलिमेंट ऐड हो जाना चाहिए। तो वही करने के लिए मैंने एक बार फिर से इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया है और ये वेरीफाई किया है कि अगर ये एलिमेंट ऐड होगा तो हम ये मानेंगे कि हमारी सर्कुलर क्यू ठीक से काम कर रही है। तो वही काम कराने के लिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से इसमें इंसर्ट कॉल कराया है। अब अपन देखते हैं इस फंक्शन को रन करके कि ये एलिमेंट इसमें ऐड हो पाता है या नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्यू में 5 एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट जो है क्यू में इंसर्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो मैंने एक बार रिमूव कॉल किया था उसके कारण ये 10 जो है यहाँ से रिमूव हुआ क्यू से। अब उसके बाद ये एक एलिमेंट मांग रहा है क्यू में इंसर्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट देता हूँ और वो क्यू में इंसर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि लीनियर क्यू का ड्रॉबैक सर्कुलर क्यू ने दूर कर दिया। तो सपोज मैं यहाँ पे 60 एंटर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है 60 इंसर्टेड। इसका मतलब मेरी जो क्यू थी उसमें 60 जो है इंसर्ट हो गया जाके 0th इंडेक्स पे। तो अब ये जो 60 इंसर्ट हुआ इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। तो ये जो रियर था जो कि 4th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको छोड़कर और 0th इंडेक्स को पॉइंट करने चला गया, और उस वाले इंडेक्स पे इसने क्या किया, 60 को जाके स्टोर करा दिया। सो 60 को इंसर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी क्यू बन जाएगी। सो आई होप आपको सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट अब समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है सर्कुलर क्यू से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द कोडिंग बाइट्स।